क्विक रिव्यू ऑन एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स। हम लोग जल्दी से रिव्यू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेडिसिन आर यूज टू इंटेस्टाइनल इवाकुएशन। इन्हें इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, खाली करने के लिए या पेट को साफ करने के लिए कौन सी जो दवा है वो इस्तेमाल की जाएगी? कैथार्टिक्स, कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीमाइकोटिक्स। इसमें से बताना है कि कौन सी जो दवाई है वो दवाई इंटेस्टाइनल इवाकुएशन के लिए यूज की जाएगी। इसका जो आंसर है वो है कैथार्टिक्स। पेट को साफ करने के लिए कैथार्टिक्स यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा? इंट्रावीनस यदि फ्लूइड जरूरत से ज्यादा चला जाता है तो उसके कारण से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या हार्ट फेलियर की स्थिति बन सकती है। तो पहला जो ऑप्शन है, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा आईवी इन्फ्यूजन का, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा जिससे पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेल हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, या पायरोजेनिक रिएक्शन के कारण पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेल हो सकता है। तो आपको इनमें से जो सही जो जवाब है वो जवाब चूज करना है और टिक लगाना है। तो इसका सही जवाब जाएगा सर्कुलेटरी ओवरलोड, जिसके कारण पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है आईवी इन्फ्यूजन से। थर्ड जो क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्टमक। मतलब ये है कि कौन सी जो आर्टरी है ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक तक लेकर जाएगी? कैरोटिड आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सीलियक आर्टरी या सिफेलिक आर्टरी। तो सीलियक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेकर जाएगी? स्टमक तक लेकर के जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच न्यूट्रिएंट्स इज नॉट फाउंड इन एग। कि अंडे में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, फैट एंड विटामिन डी, प्रोटीन एंड कैल्शियम या प्रोटीन एंड आयरन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा या कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट होगा जो अंडे में नहीं मिलेगा। तो जो पहला ऑप्शन है कि कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, बिल्कुल ये नहीं पाया जाता है अंडे में, बाकी जो चीजें हैं वो पाई जाती हैं अंडे के अंदर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें हम पूछा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कौन से प्रोसेस के लिए जो हमारे शरीर में होती है आवश्यक होता है? ब्लड के फ्लो के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी है क्या? मिचुरेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या ब्रीदिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए? तो कौन सा जो प्रोसेस है जो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रीदिंग के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आवश्यक होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, द गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा है उसका जो मैनेजमेंट है वो क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है उसका जो आउटफ्लो है वो बढ़ सके। ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, या जो एक्वस ह्यूमर है उसका इनफ्लो बढ़ सके। या ओनली टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, या जो एक्वस ह्यूमर है उसके प्रोडक्शन को ही कम किया जा सके। या इसमें से ऑप्शन डी है कि इन सब तीनों चीजों के लिए हमारा ग्लूकोमा का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो आपको बताना है कि ग्लूकोमा का जो मैनेजमेंट है वो क्यों किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आएगा, ओनली टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड्स फीटल डेथ आफ्टर। मतलब कौन से वीक के बाद हम स्टिल बर्थ कहेंगे, कब मिसकैरेज बोलेंगे? ठीक है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो कौन सा जो वीक है उसके बाद में जो फीटस है, अगर वो वूम्ब के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम कब उसको स्टिल बर्थ कहेंगे? 20 वीक्स पर, एट 24 वीक्स और 28 वीक्स,
या ऑप्शन नंबर डी 32 वीक्स। इसमें से आपको बताना है कि कौन से सप्ताह में यदि फीटस जो अंदर जो बच्चा है पल रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कब वो स्टिल बर्थ कहा जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो दिया गया जो सप्ताह है कि 28 सप्ताह के अंदर यदि जो फीटस है वो माँ के गर्भाशय में ही मृत पाया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको हम स्टिल बर्थ कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्व प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। मतलब जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का जो रक्त का जो प्रवाह है उसको वापस जाने से कौन रोकता है, कौन सा वॉल्व जो है वो रोकता है। तो एवॉर्टिक वॉल्व रोकेगा क्या, पल्मोनरी वॉल्व रोकेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। तो आपको बताना है कि कौन सा वॉल्व इन चारों वॉल्व से है जो कि प्रिवेंट करेगा बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में वापस जाने से, बैकवर्ड फ्लो होने से बचाएगा। तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है, जिसको मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। तो ये जो वॉल्व है, मिट्रल जो वॉल्व है, वो क्या करेगा, बैकवर्ड फ्लो को लेफ्ट एट्रियम से ब्लड का जाने से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलार वॉल्व्स इज कॉल्ड, कि जो एल्वियोलार वॉल्व है हमारे जो लंग्स में जो पाए जाते हैं, उनके डिस्ट्रक्शंस यदि हो जाते हैं तो वो कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी, एम्फाइमा कहलाएगी वो, ब्रोंकाइटिस कहलाएगी वो, या एम्फाइसीमा, या लंग एब्सिस। मतलब कौन से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो एल्वियोलार जो वॉल है उसके डिस्ट्रक्शंस के कारण ये जो बीमारी है ये आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है एम्फाइसीमा, जो एल्वियोलार है उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के, डिस्ट्रॉयड एल्वियोलाई के कारण से एम्फाइसीमा डेवलप होगा। Next question number 10, which division of the nervous system initiate a response known as flight or fight। डरो या सामना करो या भागो, इसका जो शरीर है रिस्पॉन्स करता है, तो कौन सा नर्वस सिस्टम इसको इनिशिएट करता है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है या सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो नर्वस सिस्टम है या इन तीनों में से दिया गया जो है वो कोई भी इसके लिए इनिशिएट नहीं करता है। तो हमको इसका सही जवाब देना है। इसका जो सही जवाब आएगा कि फ्लाइट और फाइट की जब परिस्थिति बनती है तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो इनिशिएट करता है रिस्पॉन्स करने के लिए एक व्यक्ति को कि उसको परिस्थिति का सामना करना है या वहां से क्या करना है, भाग जाना है। तो ये थे हमारे क्विक एमसीक्यूज के रिव्यू के 7th सीरीज के सिलेक्टेड 10 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली पूछे गए क्वेश्चंस है। यदि आप इनका रिव्यू करते हैं एग्जाम्स में जाने से पहले तो ये बनी बात है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते जाइए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आंसर देने का। तो आप यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।